वेलकम बैक टू चैनल। तो आपने वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अपने पैटर्न को इस तरह बनाइए कि आपका हर सब्जेक्ट आपके पैटर्न में डेली रूटीन में आए। ऐसा नहीं, वो महत्व नहीं रखता कि आपका दोस्त कितने बजे क्या पढ़ता है, टाइम का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये महत्व रखता है कि आप अपने सब्जेक्ट को अपने टाइम टेबल में लेते या नहीं लेते हैं। क्योंकि आप हर दिन एक सब्जेक्ट जो आपके विषय में उसे पढ़ेंगे तो उसे हर दिन धीरे धीरे क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए आज के हमारे सेशन को शुरू करते हैं। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि महाराणा कुंभा किस तरह से अपने विरोधियों के बीच में शासक बने। इसका श्रेय एक ऐसा व्यक्ति था रणमल ऐसा व्यक्ति था जिसने मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का शासन अपने हाथों में लिया। जब मोकल की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में हंसाबाई के भाई थे रणमल, उन रणमल को पत्र लिखते हैं और रणमल सेना लेकर मारवाड़ से मेवाड़ आते हैं और मेवाड़ आकर सभी विरोधियों के बीच में कुंभा के शासक बनते हुए इनको राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद में कुंभा सिर्फ एक नाम मात्र के शासक थे क्योंकि रणमल ने अपना शासन अपने हाथों में ले लिया पूरा। इस तरह से यह व्यक्ति मारवाड़ और मेवाड़ दोनों का शासक बन गया। कुंभा का अगर कार्यकाल की बात करूं तो कुंभा का कार्यकाल 1433 से 1468 के मध्य रहा। कुंभा की उपाधियां, बहुत सी उपाधियां हैं, इनका वर्णन दो प्रशस्ति उनमें मिलता है। एक तो कुंभलगढ़ से मिली प्रशस्ति और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ दुर्ग के कुंभ स्वामी मंदिर से मिली। इस कुंभ स्वामी मंदिर का निर्माण चित्तौड़ में भी है और इसी मंदिर का निर्माण कुंभलगढ़ में भी है और इसका निर्माण करवाने वाला एक ही व्यक्ति था, महाराणा कुंभा था। ये भी जानकारी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलती है, जहां से वहां भी कुंभा की उपाधियां मिलती हैं और इस प्रशस्ति में भी कुंभा की उपाधियां मिलती हैं। जो विजय स्तंभ प्रशस्ति थी उस प्रशस्ति में कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी, उपनाम, सैन्य अभियान, कुंभा के द्वारा जो मंदिर का निर्माण कराया है वो, और ये भी जानकारी मिलती है कि मंडोर से भैरूज की मूर्ति कुंभा मेवाड़ लेके आए। अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य, ये उपाधि इसलिए दी गई इनको क्योंकि ये संगीत प्रेमी थे। जब भी इन्हें फ्री समय मिलता तो ये संगीत का वादन करते और ये इन्हें बहुत ही प्रिय था। इन्हें हिंदू सुल्तान कहा गया। इसका मतलब ये था कि ये एक महान हिंदू राजा हुए। इन्हें हाल गौरव की उपाधि दी गई क्योंकि ये पहाड़ी दुर्गों के स्वामी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मेवाड़ में ज्यादातर पहाड़ी इलाका है, मैदानी भी हैं, ये बात नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका भी बहुत है। राणो रासो की उपाधि, महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में अपने दरबार में बहुत से साहित्यकारों को स्थान दिया, उनके बारे में भी हम जानेंगे आगे। इसकी वजह से इन्हें राणो रासो की उपाधि दी गई। इन्हें हालगुरु की उपाधि दी गई और राजगुरु की उपाधि दी गई। राजगुरु की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये बहुत ही महान राजनीतिज्ञ थे, और इनको छाप गुरु की उपाधि दी गई क्योंकि ये छापामार पद्धति में निपुण थे, उनमें दक्ष थे। इनकी और उपाधियों की बात करूं तो महाराजा धीराज, टोडरमल, परम गुरु, ये सबको इनको उपाधियां दी गई। दान गुरु, ये दान बहुत अधिक किया करते थे। कुल महाराणा कुंभा की उपाधियां 108 उपाधि है जो कि इन प्रशस्तियों में मिलती हैं, कुंभलगढ़ प्रशस्ति और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। अगर इनके कोई समान से पूरा नाम लेने की कोशिश करे सभी उपाधियों के साथ तो उसे सुबह से शाम तक बस उपाधियों के नाम ही ले पाएगा, बात कह ही नहीं पाएगा, इतनी ज्यादा इनकी उपाधि थी। जैसे कि आपको विदित है कि महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोकल थे, माता इनके संरक्षक तो रणमल थे।
इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनके काल में जब देखो रणमल ने अपने हाथों में शासन ले लिया, जो कि मेवाड़ का भी लेते हैं और मारवाड़ के शासक थे ही, तो ये व्यक्ति क्या करता है, सभी जो सिसोदिया सरदार थे उन सरदारों को बड़े बड़े पद से हटाकर वहां उस जगह राठौड़ों को स्थान देने लग गए और मेवाड़ का राज दरबार राठौड़ों से भरने लगा। ये बात सिसोदिया सरदारों को अच्छी नहीं लगी और रणमल की एक दासी थी जिसका नाम आप सभी जानते हैं, भारमली। इनका जिक्र आगे आएगा। जब सिसोदियों को ये बात बुरी लगी, इससे भी कुछ नहीं, यहां तक कि रणमल नहीं रुके। रणमल ने क्या किया कि रणमल ने एक तो हंसाबाई के विवाह के समय लाखा के पुत्र थे चूड़ा, और ये ज्येष्ठ पुत्र थे, और इनसे छोटे राघव देव। चूड़ा तो हंसाबाई के कहने पर मांडू चले गए, लेकिन राघव देव मेवाड़ में रुक गए और मेवाड़ में रुकने के बाद ये मेवाड़ की जितनी भी प्रशासनिक बात विधि थी उसमें शामिल रहते। इस कारण जब रणमल ने ये सोचा कि ये व्यक्ति रोड़ा बन रहा है मेरे हर काम के आगे, वो उस प्रश्न चिन्ह मार देता है, इसलिए राघव सेन की हत्या रणमल करवा देता है। इस बात से सिसोदिया सरदार और भी ज्यादा दुखी हो गए और सिसोदिया सरदार दुखी होकर वो मांडू जाते हैं और मांडू में राव चूड़ा के पास जाते हैं। उस समय राव चूड़ा मांडू में थे, मेवाड़ में नहीं थे, और मांडू में जाकर राव चूड़ा को ये कहते हैं कि आपके भाई की हत्या रणमल ने कर दी है, राघव देव की हत्या रणमल ने कर दी है। इस बात से चूड़ा बहुत ही दुखी होता है और इसमें ऐसा कहा जाता है कि जोधा का भी हाथ था राघव देव की हत्या करने में। जोधा भी साथ में थे अपने पिता के साथ में, और सिसोदिया सरदारों के आग्रह से वहां से चूड़ा मांडू से वापस आते हैं और वापस बुलाया जाता है। सिसोदिया सरदार उन्हें विनती करते हैं कि आप आए और कुंभा से ये बात कहें, हमें इतनी ताकत नहीं है कि कुंभा से हम ये बात कह सकते हैं। फिर राव चूड़ा, माफ कीजिए, राणा चूड़ा आते हैं। राणा चूड़ा आके कुंभा को ये कहते हैं कि तुम इस काम मामले में हस्तक्षेप करो, और कुंभा ये बात कहते हैं कि कुंभा अपने हाथ में ये शासन ले लो, वरना मेवाड़ में मारवाड़ बनने कोई देर नहीं लगेगी, क्योंकि राठौड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होने लग गई मेवाड़ में कि जितने भी सिसोदिया सरदार थे उन्हें पद से हटा दिया गया। लेकिन अब कुंभा मारे तो रणमल को कैसे मारे, उनके पास कोई तरीका नहीं था। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि भारमली कुंभा से प्यार करती हैं, ये भारमली का लव एंड फर्स्ट साइड था, एक तरफ का प्यार था, प्यार करती थी कुंभा से। ये बात जब कुंभा को पता चलती है, एक भारमली दासी तो थी रणमल की, प्यार करती थी कुंभा से। जब ये बात कुंभा को पता चली तो कुंभा ने क्या किया कि भारमली से सहायता मांगी और भारमली के साथ मिलकर एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रणमल को मारने की योजना बनाते हैं। और सन 1436 ईस्वी में भारमली, इसके दो मत हैं कि भारमली ने रणमल को जहर दिया, और एक ये भी मत है कि भारमली ने रणमल को पलंग पे, बेड पे पूरी तरह बांध दिया, जिससे सिसोदिया सरदारों ने आकर उन्हें तलवारों से काट डाला। ये दो प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसमें यह भी प्रमाण मिलता है कि कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1438 और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 1436। तो इनमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां पर 1438 है, ये दोनों ऑप्शन कभी साथ में तो आएंगे ही नहीं। तो जहां पे आपको 38 दिखे 38 पे टिक, जहां पे आपको 36 दिखे 36 पे टिक, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप दोनों याद कर लीजिएगा। जब रणमल की मृत्यु होती है
तो कुंभा उस समय मेवाड़ में थे, और जब ये मेवाड़ खबर पहुंचती है कि मेवाड़ में खबर फैलती है कि रणमल मारा गया है, तो वहां से जोधा भागकर मारवाड़ आते हैं। उस समय ये कहा जाता है कि राठौड़ सरदारों ने जोधा को आवाज लगाई कि भाग सके तो भाग जोधा, थारो रणमल मार्यो जाए। ये बात सुनकर जोधा वहां से भागकर मारवाड़ आ गए। मान लीजिए कि ये चित्तौड़ है और मेवाड़ है और ये मारवाड़ है। तो यहां से जोधा भागकर मारवाड़ में आ जाते हैं, और मारवाड़ में ये मंडोर है, ये मंडोर नहीं आते हैं, मंडोर से आगे चले जाते हैं, और आगे इस एक गांव पड़ता है, उसका नाम है कहानी गांव। कहानी गांव में आके शरण लेते हैं। राव चूड़ा इनके पीछे पीछे। इस समय हंसाबाई जिंदा थी, हंसाबाई की मृत्यु नहीं हुई थी। राणा चूड़ा, माफ कीजिएगा बार बार राव आ रहा है, क्योंकि ये तो राव चूड़ा रणमल के पिता थे, वो चूंडा थे, राव चूंडा, और ये राणा चूड़ा है। तो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है नाम में, क्योंकि दोनों एक जैसे नाम है। तो राणा चूड़ा क्या करते हैं, ये पीछे पीछे मारवाड़ आते हैं, और ये मारवाड़ में मंडोर आते हैं और मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं। ये कुछ समय राणा चूड़ा मंडोर में रहते हैं, और उसके बाद में मंडोर का किलेदार आला हिंगोड़ा को बनाकर चले जाते हैं। यहाँ का किलेदार अब आला हिंगोड़ा है, और हिंगोड़ा किलेदार रहते हैं। उसके बाद में 15 वर्षों के संघर्ष के बाद में इस गांव से, जो ये कहानी गांव है, इस गांव से योद्धा को 15 वर्ष लगते हैं संघर्ष, सेना इकट्ठी करने में, योद्धाओं को इकट्ठा करने में। 15 वर्ष के समय के बाद में ये आला हिंगोड़ा को मारकर वापस पुनः मारवाड़ पे अधिकार करते हैं। और इसके बाद में मेवाड़ मारवाड़ का संघर्ष शुरू हो जाता है। कभी मारवाड़ मेवाड़ पे आक्रमण करता, तो कभी मेवाड़ मारवाड़ पे आक्रमण करता। दोनों का इस तरह से लगभग संघर्ष शुरू हो चुका था, और इन दोनों के बीच का जो स्थान था वो गोडवाड़ प्रदेश था, जहां पर युद्ध हुआ करता था। यहां पर दोनों की सेनाएं आपस में लड़ती। कई बार मारवाड़ वीर मारे जाते, कई बार मेवाड़ वीर मारे जाते। इस बात को देखते हुए हंसाबाई बहुत दुखी हुई, क्योंकि अब हंसाबाई ऐसी महिला थी जिसे मारवाड़ से प्रेम है और मेवाड़ से भी प्रेम है, क्योंकि उनके संबंध दोनों तरफ है। इसलिए हंसाबाई को बहुत दुख हुआ, और उसने दोनों राज्यों की, दोनों रियासत की मध्यस्थता करते हुए दोनों के मध्य एक संधि करवाई, जिसे आप आवड़ बावड़ की संधि के नाम से जानते हैं, मारवाड़ मेवाड़ की संधि के नाम से जानते हैं। इस संधि की शर्त ये रखी हंसाबाई ने कि राव जोधा अपनी पुत्री संगार देवी का विवाह कुंभा के बड़े पुत्र, जिनका नाम रायमल था, उनके साथ करवाएगी। कुंभा अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ करवाएंगे। ये बड़े पुत्र थे, और कुंभा के दूसरे पुत्र का नाम उदा था। कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम रायमल, एक का नाम उदा। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेवाड़ का पितृहत्ता किसे कहा जाता है। तो ये बात आप मेरे को कमेंट में बताइएगा कि मेवाड़ का पितृहत्ता कौन है। और मारवाड़ का मैं आपको बता देता हूं, मारवाड़ का पितृहत्ता राव मालदेव है। अब क्या होता है कि इन दोनों के बीच में संधि हो जाती है। अब दोनों की बात थी कि अब निर्धारण कैसे करें, सीमा का निर्धारण कैसे करें। तो वो एक सोजत नगर को मध्य लेते हैं, और सोजत नगर को मध्य लेकर वो हंसाबाई ये कहती हैं कि ये संधि में आप क्या करें कि जहां से बबूल के वृक्ष प्रारंभ हो रहे हैं, जहां से बबूल के वृक्षों की सीमा है,
वहां से मारवाड़ है, और जहां से आंवला के वृक्ष की पेड़ की सीमा है वहां से मेवाड़ होगा। इसी कारण इसे आंवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। तो इस तरह से दोनों रियासतों के मध्य फिर से अच्छे रिश्ते बनते हैं, संबंध बनते हैं, और श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ होता है। रायमल कुंभा के बड़े पुत्र थे, इनके साथ होता है। अब आगे महाराणा कुंभा के सैन्य अभियान है, और ये सैन्य अभियान हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब अगला वीडियो आएगा, वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, और खुश रहें, आबाद रहें, अच्छे कर्म करें।